Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. And dear students, Assalamu alaikum. Hopefully you are enjoying good health at your home and also studying biology and other subjects as well. आपको पता है कि जैसे कि लास्ट लेक्चर्स में हमने जो मेन डिवीज़न ट्रेकियोफाइटा उसको स्टार्ट किया था और ट्रेकियोफाइटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने देखे थे और इसके साथ साथ फिर हमने जो उनकी जो सब डिवीजन्स को स्टार्ट किया था। मैंने बताया था आपको कि ट्रेकियोफाइटा की मेजर 4 सब डिवीजन्स हैं, जिसमें से लास्ट टाइम एक सब डिवीज़न को हमने डिस्कस कर लिया था, साइलोफाइटा, और उसके बाद फिर हमने एवोल्यूशन ऑफ लीफ पढ़ा डिटेल के साथ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जिस तरह से मैंने आपको तरतीब बताई थी, जो अरेंजमेंट बताई थी उसकी एवोल्यूशन ऑफ लीफ की, आपने उसी तरह से उसको अटेंड करना है। लास्ट टाइम आपको मैं बता रहा था कि जो हमने ये डिस्कस किया एवोल्यूशन ऑफ लीफ, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, तो इसमें जिस तरह से मैंने आपको हेडिंग्स बना के दिए ना बेटा, कोशिश कीजिएगा उसी तरह से हेडिंग्स में आपने उसको, जब आप प्रिपेयर करें, जब आप उसको प्रेजेंट करें पेपर के अंदर, टेस्ट के अंदर, एग्जामिनेशन के अंदर, तो उसी तरह से, ठीक है। जैसे मैंने बताया था पहले फॉल्स लीव्स का बताया था, फिर ट्रू लीव्स का बताया था, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ फॉल्स लीव कहाँ से स्टार्ट हुई, फॉल्स लीव क्यों कहा गया उनको, फिर ट्रू लीव्स में फिर हमने माइक्रोफिल और मेगाफिल को डिस्कस किया। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली जो क्वेश्चन आता है स्पेसिफिकली पूछा जाता है एवोल्यूशन ऑफ मेगाफिल, ठीक है। तो फिर उसके बाद उसके वो चारों स्टेप्स अलॉन्ग विद द डायग्राम्स, कोशिश आप कीजिएगा कि जैसे मैंने आपको बताया था कि हर स्टेप के साथ उसकी एक डायग्राम बनाई थी साइड बॉक्स के अंदर, साइड पे आपने भी कोशिश करनी है उस तरह से बनाना है, या आप इस तरह भी कर सकते हैं, चारों स्टेप्स जो हैं वो उसको लिखने के बाद जो है वो उसके जो एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन जो है वो आप चारों डायग्राम्स जो है इकट्ठे भी बना सकते हैं। तो अब हम बेसिकली आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो नेक्स्ट जो सब डिवीजन्स हैं ट्रेकियोफाइटा की वो डिस्कस करेंगे, जिसमें लाइकोसाइडा है या लाइकोप्सिडा है, वो पहले अभी डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह अगर टाइम बचेगा तो हम साथ में दूसरी को भी मैं कोशिश करूँगा ज्वाइन करने की, स्फिनोसाइडा का भी, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि जैसा कि इसकी ब्रायोफाइट्स की कितनी सब डिवीजन थी बेटा, 3 थी, ठीक है। हेपेटिकोसाइडा, नंबर 2 द ब्रायोसाइडा यानी कि जो मॉसिस थे, एंड नंबर 3 वर द एंथोसिरोसाइडा जिनको हमने हॉर्नवर्ड्स कहा था। जबकि ट्रेकियोफाइट्स की 4 सब डिवीजन्स आए, याद रखनी है, ठीक है। ट्रेकियोफाइट की 4 पहले जो हमने पढ़ी, ठीक है, साइलोफाइटा, साइलोसाइडा जिसको हम कहते हैं, ठीक है। नंबर 2 इज़ द लाइकोसाइडा जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर 3 इज़ द स्फिनोसाइडा एंड नंबर 4 इज़ टीरोसाइडा, ठीक है। 4 सब डिवीजन्स हैं इसकी, ठीक है। और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह देखेंगे कि जो चौथी डिवीज़न है, सब डिवीज़न है टीरोसाइडा, उसकी आगे 3 क्लासेस होती हैं, ठीक है। उन क्लासेस को भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हमारा ये लेक्चर्स कंप्लीट होते चला जाएंगे। वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस टर्म सिलेबस। तो बेटा आपने एक चीज़ ज़हन में ये रखनी है कि चूँकि आपको पता है कि ये प्लांट सेक्शन है, इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ आपके लिए नई हैं, तो उसमें परेशान नहीं होना आपने, ठीक है। ये टर्म्स जो होती हैं उनके सिर्फ नाम मुश्किल होते हैं और समटाइम्स उनके नाम के अंदर ही इनकी डेफिनेशन या उसका मीनिंग जो वो छुपा होता है, ठीक है। तो टर्म ये बार बार आप जब रिपीट होती जाएंगी ना, रिपीट करते जाएंगे, उसको बार बार रिपीट करते जाएंगे, तो इंशाल्लाह इट विल मेक यू बेटर टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि 1 या 2 दफ़ा इसको पढ़ने से, सुनने से या समझने से सारी चीज़ें समझ क्लियर नहीं भी होती हैं, तो आपने इसको बार बार पढ़ना है, इसको सुनना है, और फिर इंशाल्लाह आपको क्लैरिफिकेशन होती चली जाएगी कि जहाँ पर कहीं पे प्रॉब्लम होगा यू कैन आस्क मी। सो स्टार्टिंग द सेकंड सब डिवीजन, टुडेज टॉपिक इज़ सब डिवीजन Lycopsida
या लाइकोसिडा इसको बोलते हैं। ये इसका जनरल नेम है जो बोटेनिकल, और इसके कुछ कॉमन नेम्स भी हैं। कॉमन नेम्स में देखेंगे इनको दे आर आल्सो कॉल्ड एज क्लब मॉसिस और दे आर कॉल्ड एज स्पाइक मॉसिस। ठीक है, ये इनके कॉमन नेम्स हैं। अब इसमें दोनों ही जो कॉमन नेम्स हैं इनसे आप ऑलरेडी वाकिफ़ हैं, क्लब से भी और मॉस से भी। ठीक है, मॉसिस हमने जो बायोफाइट्स की जो सेकंड सब डिवीजन पढ़ी थी हमने, ब्रायोसाइडा, जिसकी के बिहाफ के ऊपर नाम रखा गया था उनका ब्रायोफाइटा। ठीक है, जो मेन डिवीजन है। तो मॉसिस का आपको पता है, दीज आर द ब्रायोफाइट्स। ठीक है, और क्लब मैंने आपको बताया था, जैसे क्लब फंजाई में हमने पढ़ा था, याद है आपको क्लब शेप किस तरह से होती है? कोई भी शेप जिसके एंड्स जो होते हैं वो इनलार्ज हों और इस तरह से टिप जो टर्मिनल पोर्शन उसके साथ टेपर करता हो, दिस काइंड ऑफ शेप इज कॉल्ड एज क्लब। इसे हम कहते हैं क्लब शेप। ठीक है, और मॉसिस इनको क्यों कहा जाता है ये आप अपने याद रखना है कि मैं आपको इसकी रीज़न बताने लगा हूँ कि इनको क्लब मॉसिस क्यों है। क्योंकि एक तो इनके अंदर जो इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं स्ट्रोबिलाई। इसको इंशाल्लाह मैं डिटेल में भी एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज स्ट्रोबिलाई या स्ट्रोबिलस। स्ट्रोबिला इज एक्चुअली प्लूरल, स्ट्रोबिलस इज सिंगुलर। तो इनके जो स्ट्रोबिला यानी कि जो उनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं ये क्लब शेप के होते हैं। और मॉसिस इनको क्यों कहते हैं? ये मॉसिस नहीं है। ठीक है, मॉसिस तो आपको पता है वो तो ब्रायोफाइट्स है। तो इनिशियली क्या हुआ था कि जो साइंटिस्ट थे, जो बॉटनिस्ट थे, उन्हों को ये लगा कि जो उनसे ये लाइकोप्सिडा है या लाइकोसिडा है ये मॉसिस हैं। ठीक है, किस बिहाफ के ऊपर उनको ऐसा लगा कि वो मॉसिस हैं? बिकॉज ऑफ देयर, जिस तरह के मॉसिस के स्मॉल लीव्स होते थे ना, स्मॉल स्केल लाइक, ठीक है, स्ट्रक्चर्स होते थे, तो इनके इस तरह से लीव्स जो हैं, इनके जो लीव्स हैं किसके? लाइकोप्सिडा के, वो रिजेंबल करते हैं मॉसिस के साथ। छोटे छोटे इस तरह स्पाइक शेप, स्केल शेप्स, ठीक है, छोटे छोटे। इस बिहाफ के ऊपर इनको मॉसिस कहा गया। ठीक है, लेकिन शुरू में तो साइंटिस्ट यही समझ बैठे थे कि ये जो से लाइकोप्सिडा है ये मॉसिस हैं। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होती चली गई साइंस के अंदर, टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, तो पता चला, क्योंकि आपको पता है जो ब्रायोफाइट्स हैं या उनके अंदर जो सब डिवीजन, हम स्पेसिफिकली बात करें मॉसिस की, तो वो तो नॉन वेस्कुलर हैं। ठीक है, उनके अंदर तो वेस्कुलर टिश्यू मौजूद नहीं है, कंडक्टिंग टिश्यू मौजूद नहीं है, उनके अंदर जाइलम फ्लोएम मौजूद नहीं है। तो जब इन्होंने इसको माइक्रोस्कोपिकली जब इसको देखा तो पता ये चला लीव्स तो दिखने में बज़ाहिरी तौर पे मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं, लेकिन जब इनके एग्जामिन किए गए तो पता चला इनके अंदर तो वेस्कुलर बंडल मौजूद है, जबकि जो ट्रू मॉसिस हैं उनके अंदर तो वेस्कुलर बंडल नहीं होता। तो इस बिहाफ के ऊपर इनका नाम रखा गया क्लब मॉसिस। मॉसिस किस बिहाफ पे? उनके लीव्स की शेप की वजह से, जो कि रिजेंबल करती हैं मॉसिस के साथ। ठीक है, लाइकोसिडा की। और क्लब क्यों कह रहे हैं? कि इनके जो सा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर बनते हैं, जो स्पोरेंजिया बनते हैं, वो इस तरह से कोन शेप्ड या इस तरह से बनता है स्ट्रक्चर। इस बिहाफ के ऊपर इसको क्लब कहा जाता है। या स्पाइक आपको पता है स्पाइक किसे कहते हैं? इस तरह से पॉइंटेड एजेस, ठीक है, इस तरह से, इसे स्पाइक कहते हैं। तो या इनके स्ट्रक्चर इस तरह से होते हैं, जनरली इस तरह कोन शेप्ड होते हैं, इस तरह से। जिस तरह पाइन्स आपको पता है, पाइन्स से जो से लाइक दिस। ठीक है, जो पाइन्स हैं ये इंशाल्लाह आगे चल के पढ़ेंगे हम इसमें एंजियोस्पर्म्स के अंदर भी, तो इसका जिम्नोस्पर्म्स के अंदर भी। तो उनके जो कोन्स होती हैं वो इस तरह से बनती हैं, वो कोन शेप्ड होते हैं। दरख्त जो होते हैं वो कोन शेप्ड होते हैं और उनके अंदर कोन्स भी जो लगती हैं वो इस तरह से कोन शेप्ड, इसी वजह से उनको कोन्स कहा जाता है। तो ये इससे रिजेंबल करते हैं, सो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज क्लब और स्पाइक मॉसिस। क्लैरिफिकेशन होगी आपको इसकी कि इनको क्लब मॉसिस या स्पाइक मॉसिस क्यों कह रहे हैं। क्लब
बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन द स्ट्रोबिलस, वो क्लब शेप होता है या स्पाइक शेप होता है, और मॉसिस किस बिहाफ के ऊपर, मैं बिकॉज देयर लीव्स रिजेंबल मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजी मतलब अपेरेंटली दे लुक लाइक द मॉसिस, तो इस वजह से इनको क्लब मॉसिस कहा जाता है। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है कि ट्रैकियोफाइट्स के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी है दैट इज़ स्पोरोफाइट, ये आपने याद रखना है। So, main plant body is sporophyte, यानी जो स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन है स्पोरोफाइट जैसे हम कहते हैं, वो मेन प्लांट बॉडी है इनके अंदर, ट्रैकियोफाइट्स के अंदर। जो साइलोफाइटा था उसके अंदर आपने पढ़ा था कि सिर्फ ट्रू स्टेम मौजूद है, उनके अंदर ट्रू लीव्स नहीं थे, उनके अंदर ट्रू रूट्स नहीं थी, जबकि जो लाइकोसिडा है इसके अंदर द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट्स, स्टेम ऑलरेडी इनके अंदर पिछले मेंबर में भी थी, एंड ट्रू लीव्स। याद आपको लास्ट लेक्चर में इसकी जो एवोल्यूशन हम ऑफ लीफ पढ़ा था, तो उसमें जो ट्रू लीफ की एवोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुई थी, फ्रॉम दिस लाइकोप्सिडा, या जिनको लाइकोपोड्स भी बोला जाता है। ठीक है, याद होगा आपको, इनके अंदर स्टार्ट हुई थी, तो ट्रू लीव्स यहाँ से शुरू हो चुके हैं। तो अब इनकी जो स्पोरोफाइट है उसके अंदर स्टेम भी मौजूद है, ट्रू स्टेम भी मौजूद है, ट्रू लीव्स भी मौजूद हैं, और ट्रू इनकी रूट्स भी मौजूद हैं। तो ये अब मुकम्मल हो चुका है प्लांट। तो जैसे जैसे अब आगे की तरफ मैंने बताया था आपको, एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो इससे पिछली जो सब डिवीज़न थी साइलोफाइटा, उससे ये थोड़ी सी एडवांस है, उससे बेहतर है। ठीक है, अब जो इसके लीव्स की हम पहले बात करेंगे। तो लीव्स के लिए बेटा हमने क्या टर्म इस्तेमाल की थी, याद है आपको? दे आर स्मॉल एंड हैव सिंगल अनडिवाइडेड वेन एंड स्केल लाइक। ठीक है, छोटे छोटे स्केल्स की तरह। तो ऐसा पत्ता जिसका साइज छोटा हो और उसके अंदर एक ही सिंगल अनडिवाइडेड वेन हो। वेन का मतलब अगेन आपको बताता चलता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो आप। यहाँ पर हम इसकी जो से वेस्कुलर बंडल है उसकी बात करें, जाइलम और फ्लोएम की, तो सिंगल अनडिवाइडेड वेन उसके अंदर मौजूद होगी। इस तरह से याद है ना आपको, इस तरह से हमने स्मॉल लीव्स बनाया था इस तरह से। तो इसको क्या कहते थे बेटा, याद है आपको? यस, वी कॉल देम एज माइक्रोफिल्स। ठीक है, सो दीज आर, दे पोजेस माइक्रोफिल्स। माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड फिल इज ऑलवेज रेलेवेंट टू द लीफ, यानी स्मॉल लीफ को कहा जाता है माइक्रोफिल्स। और इसकी एग्जांपल्स में भी जब मैंने आपको कंपैरिजन बताया था माइक्रोफिल और मेगाफिल का, तो उसमें एग्जांपल में हमने लाइकोपोड्स या लाइकोपोडियम इनका एक वो स्पेसिफिक प्लांट है, उनके अंदर ये देखा था हमने। ठीक है, अब हम देखते हैं लीव्स की अरेंजमेंट। अब ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये नई टर्म है आपके लिए IAS की, इसको समझिएगा, इंशाल्लाह ये आगे भी काम आएगी जब हम इसकी जो फैमिलीज पढ़ेंगे। अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इन लाइकोसिडा। दो तरह की बेटा इनके अंदर अरेंजमेंट है। एक को हम कहते हैं स्पाइरल अरेंजमेंट एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज ऑपोजिट अरेंजमेंट। नाउ लेट अस एक्सप्लेन दिस। ये मेन स्टेम है, ठीक है, ये प्लांट की मेन स्टेम।
अब एक लीफ इस तरह से स्टेम के साथ यहाँ पे लगा हुआ है, एक इससे नीचे वो दूसरी डायरेक्शन में लगा हुआ है दूसरे प्लेन पे, तीसरा जो है वो उससे नीचे लगा हुआ है इस तरह से। सपोज कि वो इस तरह सामने से आ रहा है इस तरह से अल्टरनेट करके, अल्टरनेट है लेकिन एक प्लेन पे नहीं है। ये बात बेटा आपने समझ में, अभी मज़ीद अभी आपको क्लैरिफाई करता हूँ। ये लीफ इस तरह से, अब देखिएगा ये मेन स्टेम, ये मेन स्टेम है, एक लीफ इस तरह यहाँ पे लगा हुआ है राइट साइड पे, एक लीफ इससे नीचे है और वो सामने वाली साइड पे है फ्रंट साइड पे, एक लीफ इस तरह से है वो भी नीचे है और वो लाइक दिस ये लेफ्ट साइड पे है इस तरह से, ठीक है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर इस तरह से ये 3 डिफरेंट प्लेन्स हैं। ये यहाँ पर मैंने समझाने की कोशिश की है, एक लेफ़्ट साइड पे, एक राइट साइड पे, एक फ्रंट वाली साइड पे, एक बैकवर्ड साइड पे, लेकिन एक छोड़ के एक नीचे, मतलब कि एक दूसरे के आमने सामने नहीं है, ये अल्टरनेट है। ये ऊपर उससे नीचे दूसरी सरफेस, ये दूसरा प्लेन, फिर तीसरा प्लेन, फिर पहला दूसरा, इस तरह करके। तो अब जब इसको हम जोड़ते हैं तो इस तरह से बन जाती है, देखेंगे ये इस तरह से। तो स्पाइरल शेप्ड इस तरह स्ट्रक्चर बन जाता है। इस तरह के अगर लीव्स स्टेम के साथ लगे हों, एक फ्रंट वाले सामने है, उसके नीचे राइट साइड पे है, उसके नीचे लेफ़्ट साइड पे है, उसके नीचे बैक साइड पे है, तो ये मल्टीपल प्लेन्स के अंदर लेकिन एक स्टेप छोड़ के एक नीचे, तो इस तरह के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, स्पाइरल। तो इनके अंदर इस तरह से स्पाइरली अरेंज्ड भी लीव्स होते हैं, या फिर ऑपोजिट आप देखें वो आसान है थोड़ा सा समझना। ये मेन स्टेम आ गई, अब एक लीफ यहाँ पर ऐसे है और बिल्कुल इसके ऑपोजिट एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे, ये दिस इज कॉल्ड एज ऑपोजिट अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? यानी कि ये मेन स्टेम, दिस इज मेन स्टेम, एक यहाँ पर लेफ्ट साइड पे, एक यहाँ पर राइट साइड पे, दिस इज ऑपोजिट। क्लियर हो गया? एक ही प्लेन के ऊपर एक दूसरे के आमने सामने हो, तो दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड एज ऑपोजिट अरेंजमेंट। तो इनके अंदर ये दोनों अरेंजमेंट्स मौजूद होती हैं इन लाइकोप्सिडा। तो इनके लीव्स आपको क्लैरिफाई हो गए बेटा। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं इनके स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया आपको पता है, द स्ट्रक्चर्स विच कंटेन स्पोर्स। अब यहाँ पर मैं पहले इसको लिख दूँ फिर आपको क्लैरिफाई करता हूँ। Sporangia develop singly on the upper surface of sporophyll. यहाँ पर मैं इसकी स्पोरोफिल की आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। द लीफ bearing sporangia are called as sporophylls। अब इसमें 3 चीज़ें बेटा आपने देखनी है। एक तो स्पोरेंशिया डेवलप सिंगली मतलब एक आगे चल के ग्रुप्स में देखेंगे स्पोरेंजिया जो होते हैं वो क्लस्टर फॉर्म्स में होंगे, मतलब कि एक से ज़्यादा होंगे। ठीक है, सपोज ये लीफ है, ये इस तरह से लीफ
इस तरह से इसका ये लीव है, स्केल की तरह का छोटा सा, और इसके ऊपर ऑन द अपर सरफेस इस तरह से एक स्पोरेंजिया है, ठीक है। तो ऐसा लीफ जिसके ऊपर जो है वो जो कि बेयर कर रहा हो, जिसके ऊपर मौजूद हो, जिसके अंदर मौजूद हो स्पोरेंजिया, तो ऐसे लीफ को हम कहते हैं स्पोरोफिल। फिल का मतलब आपको याद है ना, स्पिल मीन्स फिल मीन्स लीफ, जैसे माइक्रोफिल, मेगाफिल, फिल मीन्स लीफ एंड स्पोरो इज़ फॉर स्पोरेंजिया। तो ऐसा लीफ जिसके अंदर ये स्पोरेंजिया मौजूद हो, तो ऐसे लीफ को कहा जाता है स्पोरोफिल। ये टर्म आपको समझ आ गई बेटा। तो किस तरह से है, एक तो सिंगल और दूसरे नंबर पर ऑन द अपर सरफेस, ये देख सकते हैं इसकी अपर सरफेस के ऊपर ये मौजूद है। अब इसकी भी अरेंजमेंट हम पढ़ते हैं कि स्पोरेंजिया कैसे अरेंज होते हैं। तो बेटा इसमें दो तरह से होंगी, दे मे नॉट बी अरेंज्ड, तरतीब से नहीं होंगे, ठीक है, या फिर कुछ के अंदर दे मे अरेंज टू फॉर्म स्ट्रोबिलस। स्ट्रोबिलस इज द सिंगुलर एंड स्ट्रोबिला जो मैंने आपको बताया था शुरू में। अब बात आती है बेटा स्ट्रोबिलस की। अब ये समझे जरा, ये स्ट्रोबिलस क्या चीज़ है। दिस इज द मेन स्टेम, ठीक है। इसके एंड के ऊपर अगर लीव्स इस तरह से हों, तो ये देख रहे हैं बेटा, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्ट्रोबिलस। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्ट्रोबिलस। इसके अंदर क्या मौजूद हैं, ये स्पोरोफिल्स हैं, और स्पोरोफिल्स की अपर सरफेस पे क्या मौजूद है, दे आर प्रेजेंट द स्पोरेंजिया। क्लियर हो गया आपको ये, ठीक है। तो ये स्ट्रोबिलस, तो ये देख सकते हैं इस तरह कोन शेप्ड हैं, इस तरह से कोन शेप्ड बन रही हैं। सो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज स्ट्रोबिलस। ये इंशाल्लाह आगे चल के पढ़ेंगे। कोन्स के अंदर, पाइन्स के अंदर भी उनकी कोन्स भी इसी तरह से बनती हैं, इस तरह से, ठीक है। जिस तरह उनके ट्रीज़ की फॉर्मेशन होती है, इसी तरह से उनकी कोन्स की भी फॉर्मेशन होती है। तो इस स्ट्रक्चर को, जिसके अंदर स्पोरोफिल्स हों और वो एग्रीगेट अरेंज हो करके इस तरह कोन शेप्ड स्ट्रक्चर बनाए, इसे कहते हैं स्ट्रोबिलस। सो दिस इज़ व्हाट, इस तरह से फिर इसके नीचे ये छोटे छोटे से लीव्स या तो ऑपोजिट अरेंजमेंट में या फिर अल्टरनेट अरेंजमेंट में ये मौजूद होते हैं। सो दे लुक लाइक और दे रिजेंबल लाइक द मॉसेस, ठीक है। ये छोटे छोटे लीव स्केल्स की तरह के होते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको बेटा, ठीक है। अब इसमें जो उनसे ये स्पोर्स बनते हैं इसके अंदर, ठीक है, वो दो तरह के होते हैं। या तो एक ही तरह के स्पोर्स होंगे, some plants they produce one kind of spores like in Lycopodium, ठीक है। और या फिर दे कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट काइंड ऑफ spores. These kind of spores are present in plant Selaginella, ठीक है, इनके अंदर मौजूद हैं। एक ही तरह के अगर स्पोर बन रहे हैं तो इस कंडीशन को हम कहते हैं, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज होमोस्पोरी,
ठीक है। अब इसको आपने डिफ्रेंशिएट बेटा करना है, ज़हन में रखना है। अगर एक ही तरह के स्पोर बन रहे हों, इस कंडीशन को, द कंडीशन इन विच वन काइंड ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड, दिस इज कॉल्ड एज होमोस्पोरी, and the condition in which two types or two different types of spores are produced, this is called as heterospory. स्पोरी जहाँ पर वर्ड आएगा मतलब कि ये कंडीशन है, तो ऐसी स्पोरोफाइट को हम कहेंगे हेट्रोस्पोरस या होमोस्पोरस। इसी से वर्ड है होमोस्पोरस। स्पोरस ये किसके लिए होगा? स्पोरोफाइट हैविंग वन काइंड ऑफ स्पोर्स। तो ऐसी स्पोरोफाइट को होमोस्पोरस कहेंगे और इस कंडीशन को होमोस्पोरी कहेंगे, ठीक है। इसी तरह से हेट्रोस्पोरस, क्योंकि स्पोर्स किसके अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं? स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन क्या कहलाती है? स्पोरोफाइट कहलाती है, ठीक है। तो अगर उसके अंदर दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनेंगे, द स्पोरोफाइट हैविंग टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स इज कॉल्ड एज हेट्रोस्पोरस। तो कंडीशन क्या, इस कंडीशन को हम कहेंगे होमोस्पोरी और स्पोरोफाइट को कहेंगे होमोस्पोरस। इसी तरह से हेट्रोस्पोरी एंड हेट्रोस्पोरस। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? अब ये तो डिफरेंट काइंड के जो स्पोर्स, लेकिन बेटा एक चीज़ यहाँ पर आपने ज़हन में रखनी है, इसको क्लियर रखना है। होमोस्पोर होने का मतलब ये है कि वो मॉर्फोलॉजिकली दिखने में एक जैसे हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मैं पहले बता चुका हूँ लेकिन फिर बता देता हूँ। ये जो उनसे स्पोर्स बनेंगे, द होमोस्पोर्स सेम शेप बट जेनेटिकली डिफरेंट, ठीक है। हज़ारों के हिसाब से स्पोर बन रहे हैं या सैकड़ों के हिसाब से हंड्रेड्स की फॉर्म में बन रहे हैं, वो दिखने में तो एक जैसे लग रहे हैं लेकिन वो अंदर से जेनेटिक मेकअप जो उनका, वो जेनेटिकली दे आर डिफरेंट। जेनेटिकली डिफरेंट क्यों हुए थे बेटा, आपको याद है? बिकॉज के जो स्पोर्स बनते हैं दे आर प्रोड्यूस थ्रू मियोसिस, द रिडक्शन डिवीजन, ठीक है। और रिडक्शन डिवीजन के अंदर आपको मैंने बताया था देयर इज़ क्रॉसिंग ओवर, देयर इज़ एक्सचेंज ऑफ सर्टन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, क्रोमोसोम्स, ठीक है। उसको वो एक्सचेंज करते हैं तो उससे जीन्स रीशफल होते हैं जिससे वेरिएशन आएंगी। तो दिखने में वो स्पोर एक जैसे हैं, होमोस्पोरस हैं, लेकिन अंदर से जिनका जेनेटिक मेकअप जो है वो डिफरेंट होगा एक दूसरे से। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर जो दो डिफरेंट काइंड के जो स्पोर्स बन रहे हैं, इनको हम, एक छोटा स्पोर होता है, इस कंडीशन में बता रहा हूँ, हेट्रोस्पोरी में एक स्पोर छोटा है और एक स्पोर बड़ा होता है। क्लियर हुआ आपको? एक छोटा स्पोर और एक बड़ा स्पोर। जो छोटा स्पोर है इसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोर, और जो बड़ा स्पोर है इसको हम कहते हैं मेगास्पोर, ठीक है। जो माइक्रोस्पोर है इट इज प्रोड्यूस्ड इन माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोर इज प्रोड्यूस्ड इन मेगास्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम, ठीक है। तो इनका साइज होने की वजह से दो डिफरेंट करके, एक छोटा वाला है, ठीक है, ये, और एक बड़ा स्पोर है। आगे चल के मज़ीद इनकी डिटेल्स आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर पहले आपको क्लैरिफाई हो गया ये कैसे हमने इसको डिस्क्राइब किया है। तो ये है दो डिफरेंट काइंड स्पोर्स, हेट्रोस्पोरी, हेट्रोस्पोरस, दो तरह के स्पोर्स, एक छोटा एक बड़ा, ठीक है।
और वो उनको नाम छोटे मतलब माइक्रो स्मॉल जो है वो माइक्रो और जो बड़ा वाला उसको मेगास्पोर कहा जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर दो ही इसके रिप्रेजेंटेटिव प्लांट्स हैं बेटा, जिसकी मैंने आपको एग्जांपल भी दे चुका हूँ, इसमें डिस्कस भी करते हैं। एक तो लाइकोपोडियम है और दूसरे नंबर पर सेलाजिनेला है इसके अंदर। और फाइनली इनकी रह गई गेमेटोफाइट जनरेशन, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो बेटा गेमेटोफाइट आपको पता है ये इनके अंदर हैप्लॉइड जनरेशन है। ठीक है, और ये जैसे कि हमने इसके जो फर्स्ट ग्रुप के अंदर भी पढ़ा, फर्स्ट सब डिवीज़न के अंदर पढ़ा था, वो अंडरग्राउंड होती है और ये लेस कंस्पिकुअस है। ठीक है, ये मौजूद होती है और आमतौर पर जो है इनके अंदर वो छोटे छोटे डिवाइडिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, जो कि बाद में वो उनको एंकरेज और प्रोवाइड करते हैं टू द अंडरग्राउंड सरफेसेस। तो होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स बॉक्स। और इसके साथ साथ एक फाइनली एक जो क्वेश्चन आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में पूछे थे, उसको एक क्वेश्चन मैं आपके साथ क्लैरिफाई करता चलता हूँ। किसी स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन पोस्ट किया था। द क्वेश्चन वाज व्हाट इज़ वैक्सीन। तो बेटा वैक्सीन इट इज़ अ सब्सटेंस और अ मटेरियल, द सब्सटेंस और अ मटेरियल which contains weakened or killed pathogens and is able to provoke the immune system to produce एंटीबॉडीज़। तो ये आज का एक क्वेश्चन इसके साथ मैं शेयर करता चल रहा हूँ। एक स्टूडेंट ने पूछा था ये कमेंट्स बॉक्स में। सो वैक्सीन ऐसा मटेरियल, जैसा सब्सटेंस जिसके अंदर या तो वीकेंड का मतलब यहाँ पर है कि जैसे कोई भी पैथोजन पता है ना आपको, डिजीज़ कॉजिंग एजेंट को कहा जाता है पैथोजन। इट मे बी अ वायरस, इट मे बी फंगस, इट मे बी पैरासाइट। ठीक है, तो उसको वीकेंड करने का मतलब ये है कि उसके अंदर पैथोजेनिसिटी ख़त्म हो जाएगी, कि वो डिज़ीज़ कॉज ना कर सके, इसे कहते हैं वीकेंड। या उसको किल करके, ठीक है, उस सब्सटेंस के अंदर डाला जाए। और जैसे हमारी बॉडी के अंदर उसको हम एंटर करते हैं थ्रू वैक्सीनेशन प्रोसेस। ठीक है, वैक्सीनेशन चाहे वो इंजेक्शन की फॉर्म में हो, ओरल ड्रॉप्स की फॉर्म में हो। ठीक है, तो जब उसको इंजेक्ट किया जाता है तब वो हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोवोक मतलब कि उसको स्टिमुलेट करे। जब हमारा इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट होगा तो हमारे जो ल्यूकोसाइट्स हैं स्पेशली, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स के अंदर स्पेशली जो लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है, और लिम्फोसाइट्स के अंदर स्पेशली जो बी लिम्फोसाइट्स हैं, आपको पता है ना एंटीबॉडीज़ कौन बनाते हैं, द बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट्स जो हैं स्पेशली वो उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू करते हैं। और एंटीबॉडीज़ जो होती हैं ये प्रोटीन्स होती हैं और ये उस स्पेसिफिक, अब वो तो ऑलरेडी मरा हुआ है, तो उसके ख़िलाफ़ हमारी बॉडी के अंदर वो एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाएंगी। और जब कभी वो वायरस अपनी असल फॉर्म में, पैथोजेनिक फॉर्म में हमारी बॉडी में एंटर होगा, तो हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर ऑलरेडी उस ऑर्गेनिज़म के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी प्रिपेयर कर चुकी होगी। हमारा इम्यून सिस्टम उसके लिए पहले से उसको फाइट करने के लिए तैयार होगा। जैसे वो एंटर होगा तो उसकी जो है वो किलिंग जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। एंड इट विल नॉट बी गिवन अ टाइम टू डिवाइड और टू मल्टीप्लाई विद इन द टाइम। ठीक है, तो इसलिए जो है वो बीमार होने का ख़तरा जो होता है वो कम होता है।
ठीक है, होपफुली आपको इसका आंसर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी जो नेक्स्ट सब डिवीज़न है उसको डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।